नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 1 मई है। 30 अप्रैल को यूपी SSSC ने एक नोटिस जारी किया है प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा के सापेक्ष। जैसा कि आप जानते हैं ये परीक्षा पहले ही हो चुकी है 11 मई 2025 को और इसका परिणाम 13 नवंबर 2025 को घोषित किया गया था। इसके बाद कुल 6060 जो अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए थे उनका शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा करवाई गई थी 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में और अंततः कुल 3165 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यानी कि अब इन अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण करवाया जाएगा, जिसके लिए पूरी सूची जो है वो आयोग की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड की गई है। 12 पेज की सूची है। तो इसके बारे में जानकारी है कि प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत प्रवर्तन कांस्टेबल पद हेतु माननीय आयोग के अनुमोदन के क्रम में शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा में सफल एवं अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चिन्हित कुल 3165 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दिए गए हैं एक लिस्ट में। अब क्या होगा कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट ये सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी। तो जो लोग इससे संबंधित हैं थोड़ा ध्यान दें। और दोस्तों, अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित किसी भी भर्ती परीक्षा में आगामी भविष्य में शामिल होने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है और इसमें ये कहा गया है कि अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं उनमें MCQs आधारित जो भी प्रश्न होते थे तो उसमें ABCD करके 4 विकल्प उपलब्ध करवाए जाते थे। तो मतलब इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित अनआंसर्ड छोड़ देते थे। लेकिन अब इसमें एक विकल्प और शामिल किया गया है, विकल्प E। यानी कि अगर आप ABCD में से कोई भी विकल्प ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको E विकल्प ऑप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब मैं उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता और अगर आप विकल्प E को ऑप्ट नहीं करते हैं तो फिर आपके 1/3 अंक काटे भी जाएंगे। तो मतलब ये है कि अब आपको ABCDE में से कोई न कोई एक विकल्प तो आपको चुनना ही पड़ेगा। अगर आपको उत्तर देना है तो आप ABCD विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनेंगे। अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो E विकल्प आपको चयनित करना पड़ेगा, अदरवाइज 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी। और ये जानकारी आज के अखबारों में भी प्रकाशित की गई है कि उत्तर के 5 विकल्प होंगे, एक का चयन अब अनिवार्य, और ऐसा नहीं किया तो 1/3 अंक आपके कटेंगे। दोस्तों, अगली खबर है कि DLED द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। नया कार्यक्रम जारी किया गया है और ये कार्यक्रम कल ही जारी हुआ है। एग्जैक्टली आपको पता होगा कि LT ग्रेड की जो मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं तो उसमें 16 और 17 मई को 2 परीक्षाएं हैं, यानी कि कई विषयों की परीक्षाएं हैं इन 2 दिनों में। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एस्पिरेंट जो DLED के अभी तैयारी कर रहे हैं या किन्हीं कारणों से, तो वो ये कह रहे थे कि परीक्षा तिथियाँ आपस में टकरा रही हैं। इस पर कई बार मैं भी आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो फिलहाल अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि आयोग की जो परीक्षाएं हैं वो तो बिल्कुल तय समय पर ही होंगी, लेकिन 16 और 17 मई को DLED की परीक्षा नहीं होगी। तो 16-17 को बचाकर अब बाकी डेट तय की गई हैं। जैसे कि जो DLED सेकंड सेमेस्टर है उसकी परीक्षा 13 से 15 मई तक चलेगी और जो चौथा सेमेस्टर है उसकी परीक्षा 18 से 20 मई तक आयोजित की जाएगी। बाकी यहाँ पर कौन सी परीक्षा किस तारीख को होनी है तो इसके बारे में आप चाहें तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और जो नोटिस जारी की गई है PNP के द्वारा, नोटिस भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, APO 2025 की प्री परीक्षा में 2856 लोग सफल हुए हैं। ये परिणाम जारी कर दिया गया है गुरुवार को। 16 सितंबर 2025 को 182 पदों के लिए कुल 50,795 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। अब प्री के आधार पर 2856 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो अब मुख्य परीक्षा होगी जिसमें 2856 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। अगली खबर है AEDO परीक्षा में कदाचार के आरोप में 32 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की तैयारी। तो मुंगेर, वैशाली और नालंदा सहित विभिन्न जिलों के कुल 32 अभ्यर्थियों के खिलाफ परीक्षा में कदाचार यानी कि अनफेयर मीन्स करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन अगर आयोग को इनके जवाब संतुष्ट नहीं करते हैं तो इनको
आयोग की परीक्षाओं से प्रतिबंधित यानी कि डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी के इस कदम को परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अगली खबर है कि आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल या उससे अधिक पुराना है तो उसे आपको अपडेट करना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट 14 जून 2026 तक तय की गई है। और आधार बायोमेट्रिक में आप जानते हैं आइरिस फोटो, थंब इम्प्रेशन और फोटो होती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अधिकारियों के मुताबिक 10 या उससे अधिक समय बीतने के बाद आधार अपडेट करवाना चाहिए। बायोमेट्रिक अपडेट होने से काफ़ी सुविधा रहती है। जब भी कभी आधार संबंधी योजनाओं का लाभ लेना होता है तो आसानी से पूरी डिटेल मैच हो जाती है। कई बार अपडेट न होने से इस प्रक्रिया में दिक्कत आती है। तो दोस्तों 5 वर्ष या 15 वर्ष की उम्र पूरी होने पर आधार बायोमेट्रिक अपडेट करवाना कंपलसरी है। प्रदेश के करीब 2 करोड़ बच्चों के आधार अपडेट होते हैं। UIDAI की तरफ से प्रदेश के स्कूलों में शिविर लगाकर ये प्रक्रिया जो है वो पूरी करवाई जाएगी। और जमानत के बाद परिवार का सोनम से किनारा, तो आपको राजा रघुवंशी हत्याकांड में यहाँ पर जो मामला था आपको पता ही होगा। और खैर हमारा कोई मतलब नहीं है यहाँ से। UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 20 मई तक करें पंजीकरण। तो अगर आप UGC नेट जून 2026 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, या फिर अगर आप PhD करना चाहते हैं तो भी ये परीक्षा आपके लिए कंपलसरी है। तो इसमें आप 22 से 30 जून 2026 के बीच इसकी परीक्षा करवाई जाएगी CBT मोड में। और अभी फ़िलहाल वर्तमान में इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ कि 20 मई 2026 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो फीस वगैरह है इसको भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से जमा कर सकते हैं। छात्रों को इम्प्रूवमेंट का मौका देने की तैयारी, भेजा प्रस्ताव। यानी कि दोस्तों अब बात हो रही UP बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों में से उन परीक्षार्थियों के बारे में जिनके अंक काफ़ी कम हैं, तो उनको इम्प्रूवमेंट का मौका देने की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी यानी कि लगभग 2,49,200 अभ्यर्थी हाई स्कूल में फेल हुए हैं, जबकि 4,87,755 अभ्यर्थी इंटर में फेल हुए हैं। बोर्ड ने स्क्रूटनी का विकल्प दिया है, लेकिन प्रति विषय 500 रुपये शुल्क होने के कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के सामने चुनौती बनी हुई है। तो अब कंपार्टमेंट और प्रस्तावित इम्प्रूवमेंट परीक्षा उनके लिए अधिक व्यवहारिक विकल्प साबित हो सकती है। अभी जो कंपार्टमेंट परीक्षा होती है इसकी प्रक्रिया 1-2 दिन में स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही छात्रों को एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और TET की अनिवार्यता मामले में 13 को सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो सुनवाई होने वाली है। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने पुनर्विचार कार्यक्रमों पर याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली है और चीफ जस्टिस का आदेश लेकर 13 मई को केस लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश TET की अनिवार्यता के आदेश से प्रभावित हो रहे शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि खुली अदालत में सुनवाई होने से उनके वकील कोर्ट के समक्ष बहस कर पाएंगे और अपना पक्ष ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे। मालूम हो कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1 सितंबर 2025 को TET की अनिवार्यता का फैसला दिया था। फैसले में कहा गया था कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए जिनकी नौकरी 5 वर्ष से ज़्यादा बची है, 2 वर्ष के भीतर TET पास करना अनिवार्य है। जिनकी नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें भी अगर प्रमोशन लेना है तो टेट पास करना पड़ेगा। हालांकि जिनकी नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें TET से छूट दे दी गई थी। कोर्ट के इस आदेश से पूरे प्रदेश में या पूरे देश में प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले पुरानी नियुक्ति के शिक्षकों में हड़कंप मच गया था और इस आदेश का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है जिनकी नियुक्ति RTE कानून लागू होने से पहले यानी कि 2010 के पहले हुई थी। तो फिलहाल देखते हैं कि इसमें क्या डिसीजन आता है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।